जयपुर से खबर है। ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने की इसमें मांग की गई है। महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में लगाने की मांग की गई है, नहीं लगाने की यहां पर मांग की गई है। आयोग के कार्यक्रम में शिक्षकों की अहम भूमिका रहेगी और एक ही दिन दोनों कार्यक्रम होने से प्रशासनिक परेशानी यहां पर बताई गई है। 24 जुलाई को आयोजित होनी है महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा। तो परीक्षा व्यवस्था में वैकल्पिक कार्मिक लगाने का सुझाव इसमें दिया गया है। तो जयपुर से खबर है। ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। आपको बता दें, महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित होगी और इसमें ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की गई है। परीक्षा व्यवस्था में वैकल्पिक कार्मिक लगाने का इस पत्र में सुझाव दिया गया है। तो जयपुर से खबर है, जहां ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। तो महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगाने की इस पत्र में मांग की गई है। इसी के साथ आयोग के कार्यक्रम में शिक्षकों की अहम भूमिका रहेगी और ड्यूटी नहीं लगाने की इस पत्र में मांग की गई है। एक ही दिन में दोनों कार्यक्रम होने से प्रशासनिक परेशानी बताई गई है और 24 जुलाई को महिला सुपरवाइजर परीक्षा भर्ती आयोजित होगी और इसमें ड्यूटी नहीं लगाने की इसमें मांग की गई है और परीक्षा व्यवस्था में वैकल्पिक कार्मिक लगाने का सुझाव भी दिया गया है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से अनुदान प्राप्त सभी संस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन का संकल्प लिया था। कुछ स्थानीय निकायों का कार्यकाल नवंबर 2026 तक है, इसलिए उससे पहले चुनाव कराना संभव नहीं है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में 350 से अधिक परीक्षाएं आयोजित हुई और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 181 हेल्पलाइन की त्वरित कार्रवाई के चलते सामाजिक न्याय विभाग आज राज्य के टॉप 5 बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विभागों में शामिल हो चुका है। कि मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा जी का लगातार हमारे विभाग की मॉनिटरिंग भी होती है और उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, इसका बजट लगभग 19,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पेंशन की राशि जो है वो हर साल बढ़ती है। हम लोग लगभग 95% के करीब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो पैसा है वो खर्च होता है प्रति वर्ष और मुझे लगता है अदर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा हमारा है। पेंशन का जो पैसा है वो लगभग 15 से 16,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से होता है। तो उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं जो काम करने में थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि सिविल वर्क होता है, हॉस्टल्स बनते हैं, हमारे होम बनते हैं और नई बिल्डिंग्स बनती है, इसलिए वो लगभग 6 महीने 8 महीने 12 महीने के 1.5 साल तक चलता है। बड़े हॉस्टल्स हैं, इसलिए 95% तक हम लोग पैसा एक प्रदेश में हाल ही में हुए तबादलों के बाद बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी इधर से उधर किए गए हैं। इन तबादलों के बाद कई जगह विरोध के सुर भी उठने लगे। इसी क्रम में डीडवाना जिले के फोगड़ी गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल जय सिंह का भी तबादला कर दिया गया, जिसके विरोध में स्कूल के ही छात्र छात्राएं विरोध में उतर आए और छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर की गई और इसी दौरान छात्र छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से उचित आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो डीडवाना से खबर है, जहां पर प्रधानाचार्य के तबादले से नाराज होकर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों ने भी विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर विद्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है और इसी के साथ उचित आश्वासन मिलने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की भी यहां पर चेतावनी दी गई है।
प्रदेश व्यापी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से अंबाबाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आसपास क्षेत्र में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर कुल 700 पौधे रोपने का लक्ष्य है। वृक्षारोपण अभियान का आधिकारिक शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राहुल डिंडोर ने पौधा लगाकर किया। इस दौरान पौधों की सुरक्षा और देखभाल का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि पौधा न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इस हरित पहल के दौरान डीपीओ डॉक्टर वनीता त्रिवेदी, डीपीसी अमित शाह, डीएएम श्रवण सैनी, प्रियंका चाहर सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बांसवाड़ा में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और अब खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर के धनाऊ क्षेत्र के सरूपे का तला गांव में बुधवार शाम करीब 6 बजे आई तेज आंधी और बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में भेड़ पालक सुलेमान खां की 13 भेड़ों और एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई है, जिससे पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जहां एक और बारिश राहत बनकर बरस रही है, तो वहीं दूसरी ओर यह बारिश सुलेमान खां के परिवार के लिए कहर बनकर टूटी है। अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उनकी 13 भेड़ें और एक भैंस काल का शिकार हो गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो बाड़मेर में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा नुकसान हुआ है। पशुपालक को बड़ा नुकसान हुआ है। पशुपालक की 13 भेड़ें और एक भैंस की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। तो बाड़मेर के धनाऊ क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। झुंझुनू की एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 16 अक्टूबर 2026 की रात बगड़ थाना पुलिस ने जय पहाड़ी चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान कार से 7 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने गांजा और कार को जब्त करते हुए जाटावास बगड़ के भूपेंद्र स्वामी और इस्लामपुर के धर्मवीर को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच धनूरी थाना अधिकारी द्वारा पूरी कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामअवतार ढाका ने अदालत में 12 गवाहों के बयान और 64 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए और सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये दिनांक 16/10/2023 को रात्रि को मगड़ पुलिस थाना मगड़ ने गश्त के दौरान एक गाड़ी को पकड़ा था। गाड़ी नंबर है RJ1880 CT 3495 में 2 शख्स मिले। उनमें एक कट्टे में अवैध मादक पदार्थ मिला, तो उनकी चेक किया था, उनमें गांजा मिला। गांजा 7 किलो 300 ग्राम गांजा मिला। जांच करके पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। चालान को न्यायालय में आने के बाद में न्यायालय में मेरे द्वारा कुल टोटल 12 गवाह और 64 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। उनका अवलोकन कर श्रीमान एनडीपीएस विशिष्ट न्यायालय द्वारा न्यायाधीश श्री सुनील कुमार पंचोली साहब ने आरोपियों को अवलोकन करते हुए आरोपों को दोष सिद्ध किया। दोष सिद्धि के आधार पर उन्होंने जो आरोपीगण है भूपेंद्र। और अब खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर शहर की मूल सागर रोड पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें सम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिपला में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान दिनेश मीणा के रूप में हुई। ग्राम विकास अधिकारी दिनेश मीणा अपनी बाइक पर सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान
मूल सागर रोड पर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जैसलमेर के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जैसलमेर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है तो एक बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से जाकर उसमें घुस गई। अनियंत्रित होकर ये बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई, जिससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब जयपुर से खबर है, जयपुर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव हुआ है। 96 ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। फुटपाथों से अतिक्रमण हटेगा और फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए होंगे पूरी तरह सुरक्षित। एआई और ANPR तकनीक से ट्रैफिक मॉनिटरिंग होगी। नियम तोड़ने वालों पर पैनी नजर रहने वाली है। चौराहों पर LED स्क्रीन पर पेंडिंग चालान अब दिखेंगे। फ्लाईओवर के नीचे विकसित होंगे पार्किंग स्थल। शहर में पार्किंग सुविधा बढ़ेगी। जयपुर में एरिया ट्रैफिक लागू होगा। मैनेजमेंट प्लान, कई आंतरिक सड़कें सिग्नल फ्री होने वाली है। ई-रिक्शा संचालन के लिए शहर 7 जोन में बटेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए SOS सुविधा भी मिलेगी। तो जयपुर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव हुआ है। जयपुर ट्रैफिक के लिए बैठक हुई जिसमें कई अहम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो फ्लाईओवर के नीचे अब पार्किंग स्थल विकसित होगा। शहर में पार्किंग सुविधाएं इसके चलते बढ़ेंगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए SOS सुविधा भी यहाँ पर मिलने वाली है। जयपुर में एरिया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू होने वाला है। तो आज जयपुर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव हुआ है। कई आंतरिक सड़कें सिग्नल फ्री कर दी जाएंगी। तो फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया जाएगा और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए रखा जाएगा। ई-रिक्शा संचालकों के लिए शहर 7 जोन में बटेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए SOS सुविधा भी मिलेगी। तो जयपुर से खबर, जयपुर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपेश, जयपुर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव हुआ है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई है जिसमें कई अहम और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या क्या वो फैसले हैं? दीपेश, आज जयपुर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव हुआ है। ट्रैफिक बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं। तो क्या कुछ आज बैठक में महत्वपूर्ण रहा है? क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं? आपको बता दें कि जयपुर में जो यातायात व्यवस्था है, उसको जो ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको सिस्टमेटिक किया जाएगा। जो AI मॉडल है उसको यूज किया जाएगा। जो हाल ही में जो बैठक हुई है आयुक्त ने और सब तमाम जो अधिकारी है उन्होंने बैठ के जो बैठक में जो शामिल हुए हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो फुटपाथ है, फुटपाथ की चौड़ाई कम की जाएगी और जितने भी जो नाले हैं नाले को ढका जाएगा और उससे फुट जो पेडेस्ट्रियल है उसको बनाया जाएगा, जिससे सुचारू जो यातायात व्यवस्था है वो प्रॉपर होगी। और आप देख रहे हैं हाल ही में कल जो मेट्रो का जो उद्घाटन हुआ है उससे भी जो भूमि पूजन हुआ है मेट्रो का, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है, उससे भी जो यातायात है उसको भी बहुत फायदा मिलेगा और उससे जो प्रदूषण है उसको भी फायदा मिलेगा। पर जो यातायात जो सुविधा जो बढ़ते दबाव के कारण जो ट्रैफिक जो सिस्टम है उसको सुधारा जाएगा। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गोल्डन थीम पर सजावट हुई है। गणेश चतुर्थी पर पहली बार गोल्डन गणपति के दर्शन होंगे। तो 20,000 जर्मन गोल्ड वर्क और 24 कैरेट गोल्ड फिनिशिंग से मंदिर को सजाया जाएगा। 4 कारीगरों ने 40 दिन में मंदिर को स्वर्णिम स्वरूप दिया है। राजस्थान की पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम यहां पर देखने को मिलेगा। मोती डूंगरी मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने जानकारी दी है। तो इस बार गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सोने का श्रृंगार होगा। गोल्डन गणेश जी के इस बार सभी को दर्शन होंगे।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। जूली ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रात को एक ट्वीट करके नीट पेपर लीक पर छात्रों को कहा कि पेपर लीक एक बड़ा अपराध है और पेपर लीक के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। पेपर लीक के आरोपियों को फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से सजा दिलाई जाएगी। और इस पर टीकाराम जूली ने कहा कि पीएम को आज पेपर लीक का मामला नजर आ रहा है। बीजेपी के 12 वर्ष के कार्यकाल में करीब 150 पेपर लीक हुए हैं, उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? तो आज बच्चों पर लाठीचार्ज करवाकर फास्ट ट्रैक अदालत ने सजा दिलाने की बात की है। ये 12 वर्ष से क्या कर रहे थे? तो टीकाराम जूली ने बड़ा हमला बोला। मैं आज इस प्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के उस ट्वीट से करना चाहूंगा जो उन्होंने आज सुबह किया है। और आज सुबह उन्होंने बच्चों के लिए बहुत बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक की बात की है कि हम ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू करेंगे जिससे कि जो निर्णय है वो तुरंत है। मैं पूछना चाहता हूं, 12 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं और 12 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर 12 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट आपकी कहां चली गई? आज आप कह रहे हो कि हम पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा देंगे, तो अब तक इस पेपर लीक माफिया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उनको आपने अब तक क्या कड़ी सजा दी? मैं आज इस प्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के उस ट्वीट से करना चाहूंगा जो उन्होंने आज सुबह की।